अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये भी एक और स्टूडियो बाय की सीरीज़ के ऊपर है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी GR150 के बारे में। क्या आपको सुजुकी GR150 2022 के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा इस प्राइस टैग के अंदर जितनी प्राइस ये मांग रहे हैं सुजुकी GR के लिए, उस प्राइस टैग के अंदर आपको कौन कौन से बाइक्स मिल जाते हैं, आज मैं आपको वो भी बताऊँगा। उसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस पर भी गौर करेंगे कि जितनी ये प्राइस मांग रहे हैं उस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, और सिंपल कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एंड में हम इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा कि इसकी प्राइस लेटेस्ट क्या चल रही है। तो बेटा वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बाइक के फीचर्स के साथ। फीचर्स में अगर हम आए तो सबसे पहले मीटर के अंदर हम देखते रहते हैं। मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर तमाम फीचर्स आपको इंस्टॉल मिलेंगे। उसके अलावा असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड पे किल स्विच इंस्टॉल्ड है, लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, उसके अलावा हेडलाइट हाइलो, मतलब जो भी फीचर्स आपको चाहिए होते हैं हैज़र्ड लाइट्स के अलावा बाकी सारे इंस्टॉल्ड हैं। इसमें हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन आपको अभी नहीं मिल रहा। इसके बाद अगर हम इस बाइक की टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो इस बाइक की जो टैंक कैपेसिटी आपको मिल रही है वो है 12.5 लीटर्स, 12.5 लीटर की इस बाइक की टैंकी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें उस हिसाब से तो इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिलती है वो नॉर्मली 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर आराम से मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा रफ चलाएं बाइक को तो एवरेज डाउन होती जाएगी। अगर आप सुकून से चलाएंगे और बाइक को मेंटेन रखेंगे तो बाइक की एवरेज अप होती जाएगी। कुछ लोगों ने इस बाइक से 50 किलोमीटर पर लीटर तक भी एवरेज निकाली हुई है और कुछ को ये 30 भी एवरेज नहीं दे रहा। अब दोनों में फ़र्क बेसिकली यही है कि मेंटेनेंस का इशू हो जाता है। अक्सर जो है मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाइक जो एवरेज है वो देना कम कर देता है, एवरेज फिर अच्छी नहीं देता बाइक। उसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन इसके अंदर इतनी नहीं मिलती। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 57 mm इस बाइक का बोर है, 58.6 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक के अंदर आपको जो हॉर्स पावर मिल रही है वो है ऑलमोस्ट 10.2 हॉर्स पावर। इस बाइक की 10.5 से 10.2 के दरमियान हॉर्स पावर है इस बाइक की। और अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो 11.5 न्यूटन मीटर इस बाइक की आपको टॉर्क मिलेगी। उस हिसाब से अगर हम इसकी स्पीड और पिकअप की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको स्पीड मिल रही है, नॉर्मली इसकी स्पीड है 110 से ऊपर ये मुश्किल जाता है। लेकिन जो फिर रफ़ चलाने वाला है, जिसको सही तरह भगाना आता है मोटरसाइकिल को, हो सकता है कि ये 120 टच कर ले, लेकिन मुश्किल है। जो भी टॉप स्पीड्स मैंने देखी हैं और जो लोगों ने बताई हैं वो 110 तक ही कहते हैं कि मैक्सिमम 110 तक हमने भगाया है, और इससे ऊपर मुश्किल से जाता है या जाता ही नहीं है। अगर इसके बाद हम ब्रेकिंग की बात कर लें तो ब्रेकिंग में इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पर ड्रम ब्रेक इंस्टॉल्ड है। डिस्क ब्रेक होने की वजह से बाइक की ब्रेकिंग के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आता। फ्रंट से इसके अंदर डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। इसकी जो बैक ड्रम ब्रेक है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव ड्रम ब्रेक है इसकी, तो आपको ब्रेकिंग में बिल्कुल भी इशू नहीं होता, चाहे आप हाई स्पीड पे ही क्यों ना हो। हाई स्पीड पे इसको रोकने का इशू नहीं होता ज़्यादा। अब बेसिकली बात होती है कि आपको डिस्क ब्रेक सही तरह मारने आती हो। अगर आप डिस्क ब्रेक प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं तो फिर तो आपका बाइक ईजिली रुक भी जाएगा और स्केट भी नहीं करेगा। लेकिन जिसको डिस्क ब्रेक यूज़ नहीं करने आती वो टायर स्केट भी कर देता है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बाइक से आप वो गिर भी जाएगा, क्योंकि टायर स्केट कर जाएगा, फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो बेसिकली सारी बात होती है कि डिस्क ब्रेक आपको अगर यूज़ करने आती है तो फिर तो बाइक की ब्रेकिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए तो जब YBR में 2015 के अंदर डिस्क ब्रेक लॉन्च की गई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की यही शिकायत थी कि इसमें डिस्क ब्रेक है, हम लोग गिर जाते हैं, हमें डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है तो टायर स्लिप हो जाता है। तो बेसिकली बात वही है कि उन्होंने टायर्स अच्छे दिए हुए थे बाइक के अंदर। मसला ये था कि लोगों को डिस्क ब्रेक यूज़ नहीं करने आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्क ब्रेक वाला बाइक लोग चलाने लग गए तो उसके बाद जो डिस्क ब्रेक का डर था वो ख़त्म हो गया और लोगों को डिस्क ब्रेक जब यूज़ करने आ गई तो फिर उनको इस ब्रेक में मज़ा आता था, सिंपल ब्रेक में मज़ा ही नहीं आता था। बहरहाल इसके बाद हम इस बाइक की अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स इस बाइक के अवेलेबल होते हैं। आपको सुजुकी के शोरूम से इस बाइक के पार्ट्स मिल जाएंगे, पार्ट्स का इशू कोई भी नहीं है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जिस तरह इन्होंने बाइक की प्राइस रखी है उसी हिसाब से पार्ट्स की कॉस्ट की प्राइस भी रखी है इन्होंने।
क्योंकि पार्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जो CD70 और 125 से स्विच करता है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इवन इसके जो आपको चारों इंडिकेटर्स भी मिलेंगे वो 6 से 7 हज़ार रुपये के चारों इंडिकेटर्स इसके आपको पड़ेंगे। और उसके अलावा इसके इंजन की पार्ट्स की बात कर लें तो इसके जो इंजन पार्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसके बाद अगर हम इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लें तो कंफर्ट लेवल इस बाइक का अच्छा है। सुजुकी GS 150 और GS 150 SE से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से इन्होंने कंफर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, सीट को स्मूथ किया है, उसके साथ साथ शॉक्स इन्होंने ज़्यादा बेहतर किए हैं, और जो इंजन है उस वो वाइब्रेशन लेस किया है। सुजुकी GS 150 की अगर आप बात करें तो GS 150 का जो इंजन है वो वाइब्रेशन लेस नहीं था इतना, मतलब था ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से, लेकिन जब आप हाई स्पीड को टच करते थे तो बाइक के अंदर थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती थी। लेकिन जब आप इस बाइक के अंदर सुजुकी GR के अंदर हाई स्पीड को टच करते हैं तो इतनी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होती, तो इतना इशू नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर शॉक्स भी अच्छे हैं। सुजुकी GR के अंदर आपको जो सीट है वो काफ़ी बेहतर मिल रही है। सुजुकी GS के अंदर सीट के बहुत सारे इश्यूज़ थे। और उसके अलावा अगर इंजन की बात कर लें तो सुजुकी GR का जो इंजन है वो भी वाइब्रेशन लेस है। इन्होंने स्पेसिफिकेशन में कुछ नहीं बताया हुआ कि इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, लेकिन चलाने वाले यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम उन्होंने CB 150 चलाया और उसके बाद ये चलाया तो कहते हैं कंफर्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि इस बाइक के अंदर बैलेंसर आपको इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन मैं ये कंफर्म बात नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसके बाद अगर हम इस बाइक के मैकेनिक्स की बात करें तो सुजुकी के अपने सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको मिल जाएंगे और इशू कोई भी नहीं होता। इसके अगर आप सुजुकी के मैकेनिक से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको अपना मैकेनिक कोई ढूंढना पड़ेगा। इसकी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक है तो वो भी इसको अच्छी तरह मेंटेन कर सकता है। उसके अलावा अब आते हैं मेन बात की तरफ, जो कि है इस बाइक की प्राइस। तो रिसेंटली इन बाइक्स की जो प्राइसेस हैं वो चेंज की गई थी और अब जो न्यू प्राइस आपको सुजुकी GR की मिल रही है वो है 3,15,000 रुपये। 3,15,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है और उम्मीद है जनवरी के अंदर इसकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी तो 3,15,000 है, बाद में देखेंगे फिर क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको 3,15,000 रुपये के अंदर ये बाइक परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि 3,15,000 रुपये इस पर लगाने से अच्छा आप होंडा CB 150F ले सकते हैं। वो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो कंफर्ट उस बाइक में भी है, इस बाइक में भी है। उसमें शायद होंडा में थोड़ी सी कंफर्ट बेहतर हो, क्योंकि उन्होंने तो बताया हुआ है कि उसके अंदर बैलेंसर है और मैंने पर्सनली उसको चलाया भी हुआ है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है वो। उसके अलावा आप CB 150F ना चूज़ करें, आप YBR की तरफ जा सकते हैं, YBR G की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 150cc कैटेगरी में ही रहना चाहते हैं तो आपके पास होंडा के अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर चाइना के अंदर आ जाते हैं, तो चाइना में तो आप ना ही जाएं, बेहतर है। फिर अगर आप 3,15,000 से ऊपर जाएं तो अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो फिर आपके पास सुजुकी का ही गिक्सर 150 आ जाता है। सुजुकी की गिक्सर से पहले आपके पास बेनेली TNT 150i आ जाता है। तो 150cc कैटेगरी के अंदर 3,15,000 से अगर आप नीचे जाएं तो आपको सिर्फ होंडा ही मिलेगा, जो कि एक बेहतर बाइक है सुजुकी GR की निस्बत। लेकिन अगर आप इसे रेंज अपनी बढ़ाएंगे तो आपके पास बेनेली आ जाता है, गिक्सर आ जाता है। गिक्सर तो आप ना ही लें, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो बेनेली ले लें फिर। बहरहाल अब आपको होंडा क्यों लेना चाहिए, उसकी पहली वजह कि पेट्रोल एवरेज जो है वो उसकी बहुत अच्छी है। दूसरी वजह कि उसके अंदर जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल वाइज आपको बिल्कुल भी इशू नहीं करता वो। तीसरा क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स सेम है, GR भी और GR और होंडा CB 150F दोनों ऑलमोस्ट सेम है क्वालिटी वाइज, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में असेंबल होते हैं। इनके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, तो असेंबलिंग इनकी पाकिस्तान में होती है बस। उसके अलावा तीसरी वजह जो सबसे मेन पॉइंट है वो है प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो होंडा CB 150F की लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,73,500 रुपये, 2,73,500 रुपीज़, जबकि सुजुकी GR की प्राइस चल रही है 3,15,000 रुपये। तो प्राइस डिफरेंस आपने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। और उसके अलावा दोनों 150cc कैटेगरी के बाइक्स हैं। पिकअप आपको होंडा में ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, कंफर्ट आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी।
उसके अलावा लुक वाइज फिर आप खुद ही डिसाइड करें कि लुक आपको GR की ज़्यादा पसंद है या GS की होंडा की ज़्यादा पसंद है। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि आप 3,15,000 रुपये इस पर वेस्ट ना करें। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।